गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, ईरान संवर्धन नहीं करेगा, वे संवर्धन करना ही नहीं चाहते। उन्होंने एयरफोर्स वन में सवार पत्रकारों से कहा, ईरान जल्द ही बम बनाने वाला नहीं है। हमें नहीं लगता कि ईरान के पास समय रहते परमाणु उपकरण साइटों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय था। मुझे लगता है कि यह एक ज़बरदस्त हमला था। इससे पहले दिन में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से पहले ईरानी परमाणु साइटों से 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाए जाने की खबरें फर्जी खबर थी। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों को कम नुकसान पहुंचने वाली रिपोर्टों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप को कमतर आंकना था। अपने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले ने युद्ध को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा ईरानी परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत डोरोथी सिया ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया, ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों ने हमारे उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया। ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कम करना। उन्होंने 15 सदस्यीय परिषद को बताया, ये हमले सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप का उद्देश्य ईरान द्वारा इजरायल क्षेत्र और अधिक व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को कम करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सप्ताहांत में किए गए हमलों ने ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने घोषणा की थी कि ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम शुरू हो गया है। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि सभी हमलों का आकलन करना अभी भी जल्दबाजी होगी। हम जानते हैं कि हम परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलने में सक्षम थे। हम उस आसन्न खतरे को दूर करने में सक्षम थे जो हमारे सामने था। आइए बात करें ईरान की। ईरान ने इसराइल के साथ हालिया युद्ध के दौरान समर्थन के लिए भारत और देश के लोगों का धन्यवाद अदा किया है। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है, जिसमें इस्लामी राष्ट्र ने भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। बयान में ईरानी दूतावास ने हालिया संघर्ष को ईरानी राष्ट्र की जीत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का भी जिक्र किया गया है। बयान में कहा गया कि ज़ायोनी शासन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के अवसर पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इसमें भारत के सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के सामान्य सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी व्यक्ति शामिल हैं जो ईरान के महान राष्ट्र के साथ मजबूती और मुखरता से खड़े रहे। इसराइल ईरान में युद्ध विराम के बाद जारी बयान में आगे कहा गया कि इस जबरदस्त आक्रमण के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी। भारत को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों और संस्थानों द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। निसंदेह यह एकजुटता हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों में निहित है। शांति, स्थिरता, वैश्विक न्याय के कारण को और मजबूत करेगी। इस बीच ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के आरोप में बुधवार को 3 और कैदियों को फांसी दे दी। ईरान की सरकारी इरना समाचार एजेंसी ने इस बारे में खबर दी है। 16 जून से जासूसी के लिए फांसी पाने वालों की संख्या 6 हो गई है। कैदियों को ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिला जेल में फांसी दी गई। पश्चिमी अजरबैजान देश का सबसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत है। इरना ने खबर में ईरान की न्यायपालिका का हवाला देते हुए कहा कि इन व्यक्तियों पर देश में हथियार लाने का आरोप था। ईरान ने इसराइल के साथ अपने युद्ध के दौरान कई लोगों को फांसी की सजा दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई है कि संघर्ष समाप्त होने के बाद कई और लोगों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। फांसी पर लटकाए गए तीनों व्यक्तियों की पहचान ईरान ने आज़ाद सोजाई, इद्रिस आली और इराकी नागरिक रसूल अहमद रसूल के रूप में की है। ये बात करें अमेरिका की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अगर यह क्षमता हासिल कर लेता तो अमेरिका में परमाणु बम गिराने की काबिलियत रखने वाला देश बन जाएगा। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में दावा किया कि भारत के साथ युद्ध के बाद अब पाकिस्तान अपने हर मौसम के साथ चीन के साथ मिलकर अपने परमाणु भंडार को एडवांस बनाने की दिशा काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तानी ऐसी मिसाइल बना लेता है तो वाशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन घोषित कर देगा। आपको बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है उसे परमाणु विरोधी माना जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम से भारत को रोकने के लिए है। अब तक उसकी मिसाइल नीति भी शॉर्ट और मिड रेंज क्षमताओं तक ही सीमित रही है।
पाकिस्तान की शाहीन-3 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता करीब 2700 किलोमीटर, भारत के कई बड़े शहरों को कवर करती है। लेकिन ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल को अमेरिका जैसे देशों तक पहुंचा सकता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 का परीक्षण किया था, जिससे कई भारतीय शहर इसकी जद में आ गए हैं। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा अमेरिका को किसी एहतियाती हमले की स्थिति में अपने परमाणु शस्त्रागार को नष्ट करने से रोकना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तकनीकी रूप से उन्नत कर रहा है। चीनी कंपोनेंट्स, फ्यूल टेक्नोलॉजी और रडार अवॉइडेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान कथित तौर पर एक लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल ICBM पर काम कर रहा है। वाशिंगटन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पिछले साल पाकिस्तान की मिसाइल निर्माण एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC समेत 3 अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये संस्थाएं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत इन एजेंसियों की अमेरिकी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अमेरिकी कंपनियों को इसके साथ व्यापार करने से रोका गया है। पाकिस्तान ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करार दिया था, लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उस वक्त कहा था कि ये कदम पाकिस्तान को ऐसे हथियार बनाने से रोकने के लिए उठाए गए हैं। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं और वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इस संधि का मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का ICBM कार्यक्रम सिर्फ अमेरिका पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे रणनीतिक ब्लैकमेलिंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए है। एक ICBM से लैस पाकिस्तान अमेरिका को यह संकेत देना चाहता है कि यदि उसने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को हटाने की कोशिश की या भारत से किसी संघर्ष में खुला समर्थन दिया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह डिफरेंस भारत से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर खुद को न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। ये हम बात करें भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। भारत की कार्रवाई के बाद हालत यह है कि पाकिस्तान वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भारत से वार्ता कराने की बात कही है। टेलीफोन पर बातचीत में शरीफ ने कहा कि वह लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ सार्थक वार्ता करना चाहते हैं। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, जल, व्यापार, आतंकवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री शरीफ ने भारत के साथ हाल के गतिरोध के दौरान पाकिस्तान को दिए गए दृढ़ समर्थन के लिए सऊदी अरब का आभार व्यक्त किया है। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि शरीफ और सऊदी नेता ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ईरान इसराइल संघर्ष को तत्काल कम करने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इसके शांतिपूर्ण समाधान का पूरा समर्थन करता है। क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री शरीफ को धन्यवाद दिया है। साथ ही पाकिस्तान के सऊदी अरब के प्रति व्यक्त एकजुटता एवं समर्थन की सराहना की है। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान इसराइल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या करने से पहले उनकी धार्मिक पहचान की गई थी। इन मृतकों में अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 रणनीतिक फैसले लिए थे, जिनसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाना भी शामिल था। इसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 100 से ज़्यादा अधिक आतंकवादी मारे गए थे। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के 9 एयरबेस भी ध्वस्त हो गए। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार का एक डोजियर लीक भी हुआ, जिसमें यह खुलासा हुआ कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इससे भी ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। ये हम बात करें 25 जून 2025 की। 25 जून 2025 तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक हो गई है। अमेरिकी वाणिज्यिक स्पेस कंपनी एक्सियोम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए अपना एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च कर चुकी है। भारत के शुभांशु शुक्ल पायलट के तौर पर इस मिशन में शामिल हैं। 41 साल बाद भारत का कोई शख्स अंतरिक्ष यात्री बनेगा। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। कैसे ISS के लिए भेजे जाएंगे अंतरिक्ष यात्री? एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तरफ से निर्मित ड्रैगन कैप्सूल में बैठाकर रवाना किए जाएंगे। इसे अंतरिक्ष तक पहुंचाने में भी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की सहायता ली जाएगी, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आम साझेदार बन चुका है। केप कार्निवल से बुधवार दोपहर भारतीय समयानुसार लॉन्च होने के बाद
फैल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचकर ड्रैगन कैप्सूल से अलग हो जाएगा। अपनी गति के जरिए कैप्सूल स्वायत्त तौर पर आईएसएस तक पहुंच जाएगा। अगर स्थितियां सामान्य रही तो ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च के करीब 28 घंटे बाद 26 जून को आईएसएस पर डॉक हो जाएगा। एक्सियोम कंपनी को 2016 में नासा से जुड़े रहे दो पूर्व वैज्ञानिकों माइकल टी सेफ्रेडनी और कैम गैफरियन ने ह्यूस्टन से शुरू किया था। इस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस में मिशन भेजने का लक्ष्य रखा। इसमें कुछ और निजी कंपनियों और नासा से मदद लेना शुरू किया। इस कंपनी ने कुछ समय बाद अपना एक्सियोम स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा है, जो कि आईएसएस से सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी जगह ले सकेगा। एक्सियोम ने अपने स्पेस स्टेशन की लॉन्चिंग 2030 तक करने का लक्ष्य बनाया है। एक्सियोम इससे पहले 3 मिशन के जरिए अलग अलग देशों के यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। इनमें इसराइल का पहला एस्ट्रोनॉट और सऊदी अरब का अंतरिक्ष यात्री शामिल है। इसके अलावा इस कंपनी ने यूरोपीय संघ ईयू और अमेरिकी एजेंसी नासा के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मिशन को अंजाम दिया है। एक्सियोम मिशन क्या या क्यों अहम है? एक्सियोम 4 मिशन एक्सियोम कंपनी का चौथा मानव मिशन है। इसे नासा और स्पेसएक्स की मदद से अंजाम दिया जाएगा। इसके तहत एक्सियोम निजी वाणिज्यिक स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजेगा। अंतरिक्ष यात्री अपने लक्ष्यों के हिसाब से आईएसएस पर 60 से ज़्यादा प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन प्रयोगों के जरिए अंतरिक्ष के माहौल में इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले असर, अंतरिक्ष में होने वाली खेती और पदार्थों से जुड़े विज्ञान मटेरियल साइंस को समझने की कोशिश की जाएगी। एक्सियोम मिशन इस लिहाज से भी अहम है, इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता है। एक्सियोम 4 मिशन में जिन लोगों को आईएसएस पर भेजा जा रहा है उसमें अमेरिका और भारत के अलावा पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी आईएसएस पर जा रहे हैं, जो कि कई दशकों में पहली बार हुआ है। इसके अलावा एक्सियोम अपने इस मिशन के जरिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन बनाने पर भी सारी अहम जानकारी जुटाने में लगा है। इसके जरिए कंपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ चुनिंदा देशों की मनमर्जी और दखल को कम करने की कोशिश में जुटी है। एक्सियोम 4 मिशन में और कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं? एक्सियोम 4 मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ल समेत कुल 4 लोग हैं। एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाली टीम फर्स्ट पेगी विट्सन मिशन का नेतृत्व अमेरिका की पेगी विट्सन कर रही हैं। पेगी नासा से जुड़ रही हैं और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अपने ऐतिहासिक करियर में 3 लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने कुल मिलाकर अंतरिक्ष में 675 दिन बिताए हैं। इनमें 665 दिन वो नासा के मिशन के दौरान अंतरिक्ष में रही, जबकि एक्सियोम के दूसरे मिशन एक्सियोम 2 के दौरान वे 10 दिन अंतरिक्ष में गुजार चुकी हैं। ये किसी भी अमेरिकी या महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। वे 10 बार आईएसएस से बाहर निकलकर स्पेस वॉक में भी हिस्सा ले चुकी हैं। शुभांशु शुक्ल भारत के शुभांशु शुक्ल वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं और पायलट हैं। उनके पास जगुआर से लेकर सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। शुभांशु को अंतरिक्ष भेजे जाने वाले भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए पहले ही चुना जा चुका है। एक्सियोम 4 मिशन के साथ ही शुभांशु शुक्ल 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। उनसे पहले सिर्फ राकेश शर्मा ही स्पेस में गए हैं। उन्हें तब रूस के सल्यूट 7 स्पेसक्राफ्ट के जरिए आईएसएस पहुंचाया गया था। स्लावोज उज़्नास्की विजिनेस्की पोलैंड को वैज्ञानिक और इंजीनियर स्लोवाज उज़्ना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए में अंतरिक्ष यात्री बनाने के लिए 22,500 आवेदकों में से चुना गया है। वे 2022 की एस्ट्रोनॉट रिजर्व क्लास का हिस्सा हैं, जिससे उनका आईएसएस के लिए अगले मिशन इससे आगे के लिए भी चुना जाना तय हो गया है। स्लोवोज अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा धारा प्रभाव बोल सकते हैं। वे रेडिएशन साइंस और हाई एनर्जी फिजिक्स में विशेषज्ञ हैं। स्लावोज को मिशन विशेषज्ञ के तौर पर चुना गया है। टिबोर कापू हंगरी से आने वाले टिबोर कापू एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वे भी स्लावोज की तरह मिशन विशेषज्ञ के तौर पर एक्सियोम 4 के साथ रवाना होंगे। कापू की स्कूल से अंतरिक्ष तक का सफर भी आश्चर्य पैदा करने वाला है। उन्हें स्कूल में एक कार्यक्रम के जरिए 247 आवेदकों में से चुना गया था। वे हंगरी के हंगेरियन टू ऑर्बिट प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस पर वैज्ञानिक टेस्ट और रिसर्च करने के लिए प्रशिक्षित करना था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्हें एक्सियोम मिशन के लिए चुना गया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.